अस्सलाम वालेकुम टीम मेंबर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहली वीडियो देखी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी वीडियो। या अगर किसी का कोई कंसेप्ट रहता है तो काइंडली ग्रुप में मैसेज कर सकता है, उसको मैं क्लियर कर दूँगा। या आप अगर ग्रुप के अंदर सारे मेंबर्स आपस में बात किया करें ट्रेडिंग के बारे में, पूछ लिया अगर जो चीज़ नहीं समझ आती वो मैं बता दूँगा। मैंने बिल्कुल ही बेसिक समझाया था पहले लेक्चर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि ट्रेडिंग आप क्यों करना चाहते हैं, या अगर आपको कोई डीमोटिवेट करना चाहे तो आप उसको काइंडली ये तो कंफर्म करें ना, ये हलाल है हराम है, या कोई भी आपको इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं लोग। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि लोग आपको ज़रूर बातें करते हैं। तो इस बात से मैंने आपको काइंडली ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे पहले। तो अब हम बेसिकली लेक्चर 2 के ऊपर चलते हैं। थोड़ी चीज़ें मैंने समझाई भी थी आपको कि किस तरह के ट्रेंड होते हैं, आपने प्रैक्टिस की होगी उम्मीद करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं, लेक्चर से नहीं। अक्सर इस तरह होता है कि जब मैं सीखा करता था ना ट्रेडिंग, तो अक्सर लड़के जो कहते थे कि सर हम इस तरह कर लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम जब वो चार्ट पेपर लाइव जाके काम करते हैं तो वो होता नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। रात को बैठते हैं, वीडियोस वगैरह देख लिया है, एक ही दिन के अंदर 3-3 4-4 वीडियो देख लेते हैं। इस तरह नहीं होता। आप एक वीडियो देखें, उसके लिए 2 दिन प्रैक्टिस करें। इसलिए मैंने ये गैप दिया है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के दरमियान, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर सकें और थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाए अगली वीडियो के लिए। चले चलते हैं लेक्चर 2 की तरफ। पिछली बार हमने चूँकि पढ़ा था कि ट्रेडिंग कितने किस्म की होती है, क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक। और साथ में हमने ये पढ़ा था कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड किस तरह के होते हैं, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन है, साइडवेज ट्रेंड है, हमने वो भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडर कितने किस्म के होते हैं, यानी जो ट्रेडिंग कर रहा है शख्स, उसको क्या नाम दिया जाएगा। फर्स्ट पे आ जाता है स्कैल्पर, दूसरे पे आ जाता है ट्रेडर, डे ट्रेडर, तीसरे पे स्विंग, चौथे पे पोजीशन। स्कैल्पर वो होता है जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, ठीक है ना, इसकी ट्रेड होती है स्कैल्पर की ट्रेड रिस्की होती है। इसमें शॉर्ट टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें कि आप एक दिन के अंदर आप 100 से 150 ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर 100 से 150 ट्रेड आपकी हो जाती है एक दिन के अंदर स्कैल्पिंग से। स्कैल्पिंग शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम लाइक कि अगर आपने यहाँ से लिया ट्रेड, ये रिस्की ट्रेड होगी थोड़ी सी ना, ठीक है ना। आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया और आप यहाँ से एग्जिट करेंगे इस पॉइंट से, तो मार्क कर दूँ। आपने यहाँ पे एंट्री ली और इस पॉइंट से जो है आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है ना। ये बहुत ही छोटी सी ट्रेड है। ये भी मैंने आपको थोड़ी सी ज़्यादा बता दी है। स्विंग ट्रेड इससे भी ज़्यादा जो है वो भी ज़्यादा नहीं, इधर ना होल्ड नहीं रखते, इधर से ज़्यादा से जल्दी, मतलब उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यानी लाइक $2000, $1000, $300, $400 पर ट्रेड पे, ठीक है ना। जो पोजिशनल और ये देखें ना आप, ये छोटी सी बड़ी अमाउंट लगा के ना और जल्दी से प्रॉफिट अर्न करके, प्रॉफिट भी थोड़ा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। बड़ी अमाउंट लगाई, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, मतलब कि हमारे जो उन्होंने एक होल्ड रखनी होती है 6 घंटे 7 घंटे के लिए ट्रेड, वो उनका प्रॉफिट जल्दी हो जाता है क्योंकि अमाउंट बड़ी होती है, इसलिए। अब चलते हैं डे ट्रेडर की तरफ कि डे ट्रेडिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग की आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब डे ट्रेडिंग के अंदर रिस्क दोनों में होता है, लेकिन स्कैल्पर में तरह कुछ ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि मार्केट वहाँ से गिर जाए। जैसे ये है, आपने जस्ट स्टॉप लॉस रखा है इस कैंडल के नीचे, और ये स्टॉप लॉस रखने के बाद आपने जो है ये ऊपर प्रॉफिट बुक किया और देन बाय। अब आते हैं डे ट्रेडर। डे ट्रेडर क्या होता है, डे ट्रेडर का SL भी बड़ा होता है और TP भी बड़ा होता है उसका, ठीक है ना। आप ये देख ले, इसने यहाँ से मिसाल के तौर पर एंट्री ली, इस पॉइंट से उसने एंट्री ली और इधर एग्जिट किया उसने, यानी कि इस पॉइंट से एंट्री ली है और इधर एग्जिट किया उसने, यानी कि देखें ये प्रॉफिट भी ज़्यादा है और लॉस कम है रेशो। इसको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ना फॉलो किया जाता है। आगे हम लेक्चर आने में ना रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। तो ये छोटा सा उसने स्टॉप लॉस रखा है और 1/3 की, मैं आई थिंक ये रेशो है, नहीं 1/3 की नहीं है, ये 3, ये अच्छी रेशो है, यानी कि उसने ना एक प्रॉफिट ज़्यादा है। इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग, जो एक ही दिन के अंदर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है ना, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसको कहते हैं डे ट्रेडर। अब आते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर बेसिकली होते हैं जिनकी ट्रेड कम से कम 4 से 5 दिन या हफ्ते के ऊपर होती है, ठीक है। ये लगा लें कि 1 वीक के लिए होल्ड होगी या 5 दिन के लिए होल्ड हो जाएगी, या मैक्सिमम 6 दिन 7 दिन 8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होती। स्विंग ट्रेडर उसको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं पोजिशनल ट्रेडर कि पोजिशनल ट्रेडर क्या होती है। पोजिशनल ट्रेडर क्या होते हैं, सॉरी इधर पोजिशन लिखा है, पोजिशनल ट्रेडर होता है। पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं वो लाइक 3 से 4 हफ्ते के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, यानी कि उनका एग्जिट और एंट्री पॉइंट बहुत
इसके लिए नॉलेज भी थोड़ा इतना नॉलेज नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ जज करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे लगा देते हैं ट्रेड। क्योंकि काइंडली आपने इधर से ट्रेड प्ले किया है, इधर से ट्रेड प्ले की है आपने लॉन्ग की, ठीक है, आपने कहा इस पॉइंट से जो है मार्केट इस पॉइंट से जो है वो पंप जाएगी, ठीक है ना। आपने कहा है कि मार्केट जो है वो इस पॉइंट से पंप जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। तो वो जो पोजिशनल ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पे होल्ड ही करके बैठा होता है, यानी इसको लॉस भी हो रहा है तो उसने होल्ड किया हुआ है। देखें मार्केट आगे निकल गया, उसका नॉलेज था, आगे मार्केट निकल गई है। अब देखते हैं मार्केट अभी भी जो है बुल है, ठीक है ना, मार्केट पंप है इस टाइम। तो यानी कि वो पोजिशनल ट्रेडर ना होल्ड करता है 3 से 4 हफ्ते, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आपको समझ आ गई कि स्कैल्पर के पास रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। डे ट्रेडर में भी रिस्क होता है, लेकिन रिस्क की रेशो कम होती है क्योंकि उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी उस हिसाब से ही होता है। स्विंग ट्रेडर जो होता है वो 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए होल्ड करता है, और जो पोजिशनल ट्रेडर होता है वो महीनों 2 महीने या 4 या 5 हफ्तों के लिए ट्रेड होल्ड करता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में बात कर लेते हैं कि क्या होता है और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो बंदा ट्रेडिंग सीख जाता है ना, वो तो करता ही मेरे भाई, करता ही जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग करता है। वो स्पोर्ट तो बहुत ही कम करता है ना। स्पोर्ट ट्रेडिंग तो वो करता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता या जिसके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको इतनी अमाउंट नहीं चाहिए होती मैक्सिमम। आप अगर आपका अकाउंट छोटा है ना $100 का, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक कि आपने अगर $5 की ट्रेड लिया या $10 की ट्रेड लिया, उस पर आपको लेवरेज मिल जाता है। अब लेवरेज क्या होता है, लेवरेज एक ब्रोकर होता है जो आपको एक लेवरेज का कोई इसमें ब्रोकर का कोई सीन नहीं होता। लेवरेज होता है एक उधार किस्म का सिस्टम होता है। जिस तरह उधार नहीं होता, इस तरह कंपनी किसी को आपको कोई उधार दे देती है कि आप उधार ले लें और रिटर्न जो है वो आप उससे अपना कोई कारोबार कर लें और प्रॉफिट करने के बाद हमें रिटर्न कर दें। लेकिन ब्रोकर में ऐसा सीन नहीं है कोई। ब्रोकर आपको लेवरेज दे देता है, लेवरेज देने के बाद जो है आपका प्रॉफिट हो लॉस हो वो आपके ऊपर है। यानी लाइक कि अगर आपने $10 की ट्रेड ली 20x लेवरेज के साथ, आपको जहाँ प्रॉफिट होना था $40, अगर वो प्रॉफिट में जाती है ट्रेड तो आपको $40 प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो लॉस में चली जाती है तो आपको $40 के हिसाब से ही लॉस, यानी कि अगर आपने $10 की ट्रेड ली है ना, तो आपने उसके ऊपर 20x लेवरेज लिया तो आपको लेवरेज के हिसाब से ही लॉस होगा। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने $100 की ट्रेड ली, आपने उसके ऊपर लेवरेज लिया, वो $2000 के इक्वल हो गया, $2000 से ही आपका प्रॉफिट होगा, $2000 से ही लॉस होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि अगर आपका अकाउंट छोटा है, साल के ऊपर $100 है और आपने लेवरेज लिया $10 के ऊपर लेवरेज लिया, अच्छा खासा लेवरेज लेके आपने उसके ऊपर ट्रेड की है, तो आपको प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कभी आपको उसमें लॉस पड़ा तो फिर आप मेरे भाई लेवरेज नहीं लेते फिर इतना ज़्यादा, फिर लेवरेज 10x या 15x ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेते। अगर आपके पास अकाउंट बड़ा है, छोटा है तो आप लेवरेज ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर लेवरेज नहीं लेते काफ़ी बंदे। अब बात कर लेते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है? स्पॉट ट्रेडिंग में होता है कि आपने जिस जगह से बाई किया ना, मिसाल के तौर पर आपने बिटकॉइन बाई किया 25,000 से, आपने एक बिटकॉइन बाई किया $25,000 का, अब वो बिटकॉइन की कीमत हो जाती है $27,000, तो आपको $2,000 ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। 2000 पॉइंट ऊपर गया ना, तो आपको उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा। ये नहीं होगा कि आपने लेवरेज लिया, उधार लिया। ये अगर आप वही फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जाएँ, $25,000 जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में लें प्लस लेवरेज लें, उसके साथ आप लेवरेज ले लें, 2x ले लें, 3x ले लें, क्योंकि $25,000 है ना, इससे ज़्यादा लेवरेज जो है वो इसकी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज ले लें इतना, तो वो जो आपका बिटकॉइन साइज़ शो करेगा ना इधर कि आपने कितनी अमाउंट ली है बिटकॉइन की, इधर वो बिटकॉइन ज़्यादा शो करेगा, कम से कम 5 या 6 बिटकॉइन शो करेगा आपको, ठीक है ना। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको एक ही बिटकॉइन शो होगा कि आपने एक बिटकॉइन लिया है और वो आपका $27,000 के ऊपर आपको इतने प्रॉफिट देगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर वो $24,000 पे आता है तो आपको $1,000 का ही लॉस होगा स्पॉट ट्रेडिंग में। लॉस भी फिर उस हिसाब से ही होता है, लॉस ज़्यादा नहीं होता, फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से लॉस होता है। लेकिन अगर बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी फिर उस हिसाब से होता है। मिसाल दी है कि $25,000 का आपने बिटकॉइन लिया, $27,000 पे गया, आपको $2,000 का प्रॉफिट हुआ बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन अगर वही बात करें कि फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस हो, यानी कि अगर आपने 25,000 से लॉन्ग किया, वो 24,000 पे आ गया बिटकॉइन, तो यानी कि आपको $1,000 लॉस होगा। वो स्पॉट ट्रेडिंग में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि आपने लेवरेज लिया हुआ है। आपको $1,000 नहीं होगा, आपको हो सकता है $2,000 हो, $3,000 हो, $2,500, जितना आपने लेवरेज लिया होगा उसके हिसाब से ही आपका लॉस होगा। ये नहीं होगा कि आपने $25,000 लगाया था तो $24,000 पे आया तो सिर्फ $1,000 लॉस होगा। वो सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में होता है, फ्यूचर में नहीं होता। फ्यूचर आप ब्रोकर को कोई सीन नहीं होता, ब्रोकर ने आपको सिर्फ लेवरेज देना होता है, और ये ब्रोकर देते लेवरेज देते हैं ताकि आने वाला जो न्यू ट्रेडर है ना, जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, बिगनर लेवल पे है, वो लेवरेज लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो करते हैं लॉस ही है। ये ब्रोकर जो है ना, ये अक्सर आपको लिक्विडेट भी कर दिया करते हैं। आप जितना आप लेवरेज लेंगे उसके हिसाब से आपकी लिक्विडेशन प्राइस भी होगी। यानी कि मिसाल के तौर पर लिक्विडेशन प्राइस को भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मिसाल के तौर पे आप
25,000 से लॉन्ग करते हैं बिटसी $10 का। अब वो 25,000 से आपकी लिक्विडेशन प्राइस होगी $23,000, यानी कि अगर $23,000 के ऊपर बिटकॉइन आता है तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे, यानी आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, यानी $10 जो आपके हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। एक लिमिट है कि $10 इधर तक आपकी कैपेसिटी है कि $10 की, इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता। तो अगर आप जो है लिक्विडेट हो जाते हैं, $10 का आपने लॉन्ग किया 25,000 पे, वो 23,000 के ऊपर आया तो $10 आपके लिक्विडेट यानी ख़त्म हो गया, आपका अकाउंट वॉश हो गया। वही बात करें लेवरेज में, यही हिसाब होता है कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस भी जल्दी आ जाती है, लेकिन लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो भी हो जाती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। अब बात कर लेते हैं रेड कैंडल्स के, कैंडल को कैसे पढ़ना है। कैंडल होती है दो तरह की, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। ग्रीन कैंडल, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रीन कैंडल नीचे बने, बॉटम पे बने या ऊपर बने, यानी कि अगर मार्केट गिर रही है, मिसाल के तौर पर हम इधर देख लेते हैं, सॉरी हम इधर देख लेते हैं जी, ये मार्केट गिरी हुई है, इसके दरमियान आपको ये छोटी सी कैंडल नज़र आ रही होगी, मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपको कैंडल छोटी सी नज़र आ रही होगी ग्रीन। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नीचे बने या ऊपर बने, कैंडल ग्रीन है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि यहाँ पे बायर्स का जोर है, सेलर्स का जोर इतना नहीं है, बायर्स का जोर है। अभी हम आगे जाके विक भी पढ़ेंगे। ये बायर्स का, ये कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडल किस यहाँ पे बन रही है, ये कैंडल ऊपर बन रही है या नीचे बन रही है, कैंडल ग्रीन है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि बायर्स है, सेलर्स नहीं है। बायर्स का जोर है, सेलर्स का यहाँ पे जोर नहीं है। सेलर कहते हैं बेचने वाले को, बायर्स कहते हैं ख़रीदने वाले को। बायर में हमेशा कैंडल ग्रीन बनती है। अब बात कर लेते हैं जी रेड कैंडल की। अब रेड कैंडल जो है ये सेलिंग को शो करती है, यानी कि मार्केट को गिरा रही है, मार्केट को गिरा हुआ शो कर रही है कि इसके अंदर सेलर्स ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा है, ख़रीदने वाले कम है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैंडल ऊपर बने या नीचे बने। कई ऐसे ट्रेडर हैं जो जब न्यू जर्नी के अंदर आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब हम बेच रहे हैं चीज़ को, हम जब खरीद रहे हैं तो कैंडल नीचे क्यों बन रही है, कैंडल को तो ऊपर बनना चाहिए ना, ऊपर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम चीज़ को खरीद भी रहे हैं फिर भी जो कैंडल है वो नीचे की तरफ ही जा रही है ग्रीन। तो इससे ये निशानदेही है कि आपने ये देखा ना, ये ग्रीन कैंडल ऊपर बनी है, जबकि ये निशानदेही कर रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इधर बायर्स का जोर, सेलर्स का जोर सॉरी ज़्यादा है। तो वो कई बंदे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रीन कैंडल फिर इधर क्यों बनी। तो ये इस बात की निशानदेही है, ये मार्केट का असूल है। ग्रीन रेड कैंडल तो ये मार्केट को शो करता है कि बायर्स का जोर ज़्यादा है या सेलर्स का है। एडवांस लेवल पे चीज़ें नहीं इतनी मैटर करती, लेकिन बिगिनर लेवल में मैटर करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कैंडल के अंदर क्या होता है। ये खाली हिस्सा, ये जो खाली हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, मार्क कर दूँ 1 मिनट, ये खाली हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर की डंडी निकाल दे दोनों, ये डंडियाँ, इसको विक कहते हैं। वैसे ये जो खाली हिस्सा है इसको बॉडी कहते हैं। ये कैंडल जो है ना ये बॉडी है, और ये जो इसके ऊपर निकली होती है ना डंडी सी, इसको विक कहते हैं। ट्रेडिंग के ज़बान में इसको विक कहते हैं, वैसे भी आप इसको कह लें, डंडी कह लें, कुछ भी अदरवाइज आप कह लें, इसको विक कहते हैं। अब ये जो कैंडल है ना, ये बॉडी है, और जो ये इसको ऊपर निकली है ये विक है, चाहे नीचे भी हो ऊपर हो वो विक ही कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे जाके ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट। एक कैंडल है वो कहाँ से ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, ये मैटर करता है उस वक्त के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, उस वक्त ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर कि कितनी किस हिसाब से इसमें बाइंग और सेलिंग हो रही है। अब देख लेते हैं, ये इसका ओपनिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। कोई भी कैंडल है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट दोनों ही होते हैं, चाहे वो उसकी विक कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट दोनों होते हैं। चाहे कैंडल बिल्कुल ही छोटी सी क्यों ना हो तो वो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट होता है। ओपनिंग पॉइंट मिसाल के तौर पर इसका ये है 22,706 एंड क्लोजिंग पॉइंट इसका है 22,170, यानी इसके अंदर इतनी सेलिंग हुई है, ये सारा एरिया सेलिंग का है, ये शो कर रहा है कि सेलिंग हुई है, इतने पॉइंट की सेल हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे जाते हैं, हम इसको मिला के एक कैंडल पूरी प्रॉपर बनती है। ये हमारा हाई हिस्सा कहलाएगा वीक का, कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये मार्क कर दूँ आपके सामने, सॉरी, कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे, इस साइड से कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, और उसके बाद कैंडल ऊपर गई है, यानी कि ये जो आपके सामने कैंडल है ना, ये ओपन होने के बाद मार्केट में जारी बात है कैंडल इस तरह करके मूव करती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये कैंडल ऊपर गई है, मार्केट ने ये हाई लगाया कैंडल ने, एक आपने अक्सर देखा होगा कि ये डंडियाँ आपको नजर आएंगी चार्ट के ऊपर, तो ये वीक है, ये इसको कहते हैं हाई पॉइंट। इस कैंडल का हाई पॉइंट जो होता है ना वो यही है। उसके बाद कैंडल ने यहाँ पर लो पॉइंट लगाया है, ये लो लगाया हमारे सामने,
ये हमारे पास लो है, यानी कैंडल ओपन यहाँ से हुई थी। ओपन होने के बाद मार्केट ये कैंडल ऊपर गई, लेकिन बाइंग की साइड पे गई कि मार्केट बुलिश जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन सेलर्स ज़्यादा थे, इसलिए सेलर्स ने प्रेशर लगाया। वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा थे, सेल करने वाले ज़्यादा थे, ख़रीदने वाले कम थे, जिसकी वजह से मार्केट वापस अपने इस पॉइंट से आके नीचे की तरफ गई, यहाँ पे आई, और फिर बाइंग का प्रेशर आ गया। यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग देने की कोशिश की, बट यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आया और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, यहाँ पे दी। अब ये बॉडी बीच में किस बात की निशानी करती है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है, सेलिंग का प्रेशर था। बाइंग में कैंडल गई लेकिन क्लोज नहीं हो सकी, नीचे सेलिंग में आई, प्रेशर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन बाइंग यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स का प्रेशर बढ़ गया और कैंडल यहाँ पर आके क्लोज हुई। मार्केट ने लगाया ये यहाँ पर लो, ये हमारा विक जो कहलाएगी, इसका लो पॉइंट ये हमारा लो होगा, जहाँ पर मार्केट आखिरी बार टच करके गई है ये लो पॉइंट होगा, ये हमारा हाई पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे मार्केट हाई लगा के आके क्लोजिंग देती है ना, वो हमारा ये हाई कहलाएगा, ये हमारा लो कहलाएगा, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट होगा जहाँ मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट होगा, कैंडल जहाँ से ओपन हुई है, ये हमारी बॉडी होगी जो बीच में। ठीक है ना, आप इस कैंडल को देख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैंडल की आगे जाके। ये आ जाती है जी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब ये स्ट्रॉन्ग कैसे है ये मैं आपको समझा दूँ कि एक कैंडल है जो बिल्कुल ही, एक ये वाली कैंडल है जो वीक वाली है। ठीक है ना, अब मैंने आपको समझाया कि ये इसका हाई पॉइंट था, यानी मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मार्केट ऊपर की तरफ गई, बट क्या हुआ कि वहाँ पे सेलर्स का कोई इतना प्रेशर नहीं था और बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट नीचे आके बंद हो गई। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे आके लो लगाया और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने वापस पुश किया ऊपर कि प्राइस ऊपर जाएगी आज, तो प्राइस यहाँ पर आके क्लोजिंग में क्लोज हो गई। इसी तरह बात कर लेते हैं, ये हमारी होगी स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे है कि इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, बुलिश नहीं है, ये बेरिश कैंडल है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बाइंग 1% भी नहीं हुई। अब बाइंग 1% भी नहीं हुई से मुराद है कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपको छोटी सी विक ऊपर नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा जूम कर लूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये छोटी सी विक आपको नज़र आ रही होगी। ये इस बात की शो कर रही है कि यहाँ पे 1% जो है ना बायर्स से 1%। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये कैंडल आप देख लें कि कोई भी इसके ऊपर ना वीक है ना इसके नीचे कोई वीक है, तो ये इस बात की निशानी करती है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश थे, यानी यहाँ पे बायर्स का जो था, बायर्स थे ही नहीं, सेलर्स थे यहाँ पर, सारे के सारे सेलर्स से, बेचने वाले थे, खरीदने वाला था ही कोई नहीं, और स्ट्रॉन्ग बायर्स से। ये इस बात की निशानी करती है कि नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, ये आपको इस बात की निशानी करती है। अब बात कर लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आपने समझ लिया, वीक कैंडल कैसी होगी। अब वीक कैंडल पकड़ लेते हैं कि अब ये वीक कैंडल मैं क्यों कह रहा हूँ, वीक कैंडल इसलिए कह रहा हूँ कि ये मार्केट ओपन हुई, आपने पढ़ा भी, ओपन एंड क्लोजिंग पॉइंट आपने भी पढ़े हैं ना, तो मार्केट यहाँ से ओपन हुई, इस पॉइंट से ओपन हुई, क्लोजिंग मार्केट ने कहाँ दी है, क्लोजिंग मार्केट ने दी है यहाँ पे। मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, ये हमारे पास हाई पॉइंट होगा मार्केट का, कैंडल का, सॉरी ये कैंडल का हाई पॉइंट होगा। मार्केट ओपन यहाँ से, ये सॉरी कैंडल ओपन यहाँ से हुई है और ये हाई लगाया, बट बायर्स का जोर क्योंकि ज़्यादा था तो सेलर्स यहाँ पर नहीं एक्टिव हो सके और वापस प्राइस को नीचे पुश किया। और ये जो कैंडल है ये हमारे पास 1 घंटे की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। टाइम फ्रेम भी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा हुआ और नीचे आई कैंडल, नीचे आके कैंडल ने यहाँ पर जो है वो लगाया अपना लो पॉइंट, कैंडल ने यहाँ पे लगाया अपना, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए और प्राइस को वापस पुश किया ऊपर की तरफ। और कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पर दी, कैंडल ने क्लोजिंग दी है हमको ये इस पॉइंट के ऊपर। और इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में ये जो एरिया ऊपर, ये जो खाली वीक आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर जैसे बायर्स एक्टिव हो गए थे और यहाँ पर सेलर जो है नॉन एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव थे, बायर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, जिसकी वजह से सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पर सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई है, जबकि बायर्स यहाँ पर एक्टिव है, जी यहाँ से फिर नीचे आए, सेलिंग के लिए प्रेशर आया नीचे, लेकिन फिर बायर्स एक्टिव हुए और कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो ये हमारे पास थोड़ी सी वीक कैंडल कहलाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, यहाँ पर नहीं थे। इस कैंडल के अंदर आप देखें तो इसकी कैंडल के अंदर आपको 0% वीक नज़र आ रही है।
ठीक है ना, 0% वीक है, यानी यहाँ पे कोई वीक नहीं है, यहाँ पे बायर्स थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी निस्बत बायर्स थे, जिसकी वजह से बायर्स यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर प्राइस को ऊपर ले जाया जाए, लेकिन वो नहीं ले जा सके क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अभी तक के लिए इतना ही। अभी आप इसको प्रैक्टिस करें, आप ट्रेंड वगैरह निकालें, इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। ये आपको कैंडल्स के बारे में बता दिया, हाई लो किस तरह होता है। आप जाके थोड़ा सा हम ना ड्राइंग बोर्ड पे हमने समझा, आप लाइव मार्केट में जाकर समझ लेते हैं। अब लाइव मार्केट में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब आप में से कुछ भाइयों को ये एक छोटी सी कैंडल नज़र आ रही होगी, टी टाइप, आपको ना ये नज़र आ रहा होगा, हाँ ये टी टाइप कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये टी टाइप कैंडल आपको नज़र आ रही होगी। ये किस बात की निशानी करती है? ये इस बात की निशानी करती है कि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पे ओपन हुई कैंडल इस पॉइंट से, ये आपको भी पता चल जाएगा, ये ओपनिंग पॉइंट है कैंडल का, और मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे पुश किया है, सेलर्स ने बिल्कुल नीचे पुश किया। अब आपको नीचे मैं वॉल्यूम भी दिखा दूँ कि ये वॉल्यूम इस बात की निशानी कर रहा है। ये जो है इस कैंडल का वॉल्यूम है, सॉरी थोड़ा कीबोर्ड का इशू है। ये जो वॉल्यूम की कैंडल है ना, ये वाली, इन दोनों के दरमियान ये सबसे हाई वाली, ये इसका वॉल्यूम है, यानी ये बता रहा है कि इसके अंदर कितना पैसा आया था, कितने किस हिसाब से यहाँ पे जो है बाइंग या सेलिंग हुई है, जो भी हुआ है वो नीचे वॉल्यूम शो करता है। कुछ होता है फेक आउट, वो भी आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल यहाँ पर बनी थी, सॉरी सेलिंग की कैंडल बनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है बायर्स ने वापस पुश किया है नीचे से, बायर्स ने पुश किया और कैंडल को यहाँ पर क्लोज नहीं होने दिया। कैंडल अगेन यहाँ से बायर्स ने वापस अपना पुश लगा के क्लोजिंग कहाँ पर दी, मार्केट में ऊपर दी है। कम से कम ये एक अच्छा खासा एरिया बनता है, तकरीबन 100 से ना एरिया बन जाता है, ये तकरीबन 200 पॉइंट का एरिया है, यानी 200 पॉइंट बायर्स ने यहाँ पर सोल लगाया, पंप लगाया कि जो किसी भी तरीके से कैंडल जो प्राइस है वो ऊपर चली जाए। अब ये देख लें कि ये स्ट्रॉन्ग जो है ना, हमारे पास एक बेरिश कैंडल बन रही थी, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे दिलवाई है, ऊपर। मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ तो इसके ऊपर आपको कोई विक नज़र आ रही है, देख लें, एक भी आपको उसके ऊपर ज़रा सी भी विक भी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पहले नॉन एक्टिव थे बायर्स, ठीक है ना, नॉन एक्टिव थे बायर्स कहाँ पे एक्टिव हुए हैं, बायर्स हुए हैं एक्टिव यहाँ पर, ठीक है ना, बायर्स एक्टिव यहाँ पर हुए हैं। तो ये एक हमारे पास बेरिश कैंडल है, लेकिन फिर भी बायर्स यहाँ पर इस कैंडल अपनी सिमत में जो अपनी पोजीशन में क्लोज नहीं कर सके। नेक्स्ट कैंडल आपके पास ये वाली है, ये कैंडल देख लें, इसके अंदर बायर्स का जो था जोर लगाया, लेकिन कैंडल ने नीचे से वीक नहीं लगाई, यानी कैंडल नीचे क्लोजिंग ज़्यादा क्लोजिंग नहीं दे सकी और सेलिंग यहाँ पर कम ही हुई है, फिर भी बायर्स आ गए हैं बीच में। देख लें, अब इससे मुराद देखें कि अब आपको कैंडल्स भी कुछ बोल रही हैं, कुछ बता रही हैं। जब आप चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे ना, चार्ट से बातें करना सीख जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है, क्या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आपको इस अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने ये जो कैंडल है ना, ये इस बात की सही निशानी कर रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है ना, ये चार्ट आपको बता रहा है। नेक्स्ट कैंडल भी आपको बता रही है कि बायर्स का जोर ज़्यादा है, फिर यहाँ पे बाइंग की कैंडल बनती है, फिर सेलिंग की, फिर बाइंग की, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, फिर ये वीक कैंडल है, फिर ये जो है कैंडल नीचे लो लगाया बट मार्केट फिर ऊपर, अगली फिर बाइंग कैंडल, सॉरी सेलिंग है, बाइंग, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, सेलिंग, बाइंग, बाइंग, सेलिंग, और नेक्स्ट क्या मूव आया मार्केट का, यहाँ से यहाँ तक का ये सारा मूव मार्केट में कहाँ गया, ऊपर की तरफ। ये इस बात की क्या निशानी कर रहा है कि मार्केट में अब जो है बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, अब सेलर्स का कोई काम नहीं है। नीचे आपको ये वॉल्यूम भी नज़र आ रहा होगा, सॉरी थोड़ा रिमूव कर दूं। अब बात कर लेते हैं, तो माउस का इशू है,
आगे जाके हम बात करेंगे। ये जो आपको नीचे कैंडल से नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली वॉल्यूम की कैंडल है। ये शो करती है कि एक कैंडल के अंदर कितनी ये बाइंग या सेलिंग हुई है, यानी कितना का पैसा आया है, कितना मार्केट से पैसा गया है। ये जो स्ट्रॉन्ग आपको कैंडल नज़र आ रही है रेड कलर की सेलिंग की, ये शो कर रही है कि मार्केट में एक हाई लेवल का प्रेशर आया था। बेशक कैंडल जो है हमारे पास जो है वो हो जाए, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल शो कर रही है ये आपके सामने है, ये ग्रीन वाली कैंडल। मैं आपको निशान भी दिखा दूं थोड़ा, ये वाली बड़ी हुई कैंडल, ये वॉल्यूम की कैंडल है। ये वॉल्यूम आपको क्या शो कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाइंग हुई है, यानी कि मार्केट इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा पंप होके गई है, इस पॉइंट से मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होके गई है। ये क्या शो कर रही है, ये मतलब वॉल्यूम शो कर रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा। कई बंदे ऐसे होते हैं कि जब आपको ना मार्केट में कुछ ऐसे मूव्स भी देखने को मिलेंगे जिसको कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है ना, मार्केट में डाइवर्जेंस होती है, वो आपने आगे जाके पढ़ेंगे। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप देखें ट्रेंड लाइन, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो रहा है हमारे पास, और ये और इधर से लेके इधर तक जो है हमारे पास क्या आ रहा है, सेलिंग ही आ रही है। यानी ये इस बात की निशानी कर रही है कि मार्केट में अब बाइंग का वॉल्यूम कम हो गया है, अब सेलिंग ही होगी। देख रहे हैं, वॉल्यूम कम फिर कम फिर कम। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखें, ये वॉल्यूम कम कम कम, ठीक है ना। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वॉल्यूम से काफ़ी पता चल जाता है कि मार्केट में क्या ये रियल मूव है या फेक है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इधर से ऊपर जा रही होती है यानी बाइंग की साइड पे, और नीचे वॉल्यूम होता ही नहीं है, यानी कि वो बगैर, जिसको कहते हैं ना बगैर फ्यूल की गाड़ी चल रही होती है, वो सफ़ेद धोखा होता है। यानी कि आप जैसे रिटेल ट्रेडर को ना लिक्विडेट करने के लिए, आपसे पैसा निकलवाने के लिए, आपको यहाँ से मार्केट से बाहर करने के लिए होता है कि यानी कि यहाँ से आपको सेल करने ये बुलाया है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी और नीचे वॉल्यूम है ही नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है लगातार। मार्केट जो है कैंडल बना रही है ग्रीन कलर की कैंडल, और मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन नीचे वॉल्यूम ये शो कर रहा है कि कैंडल नीचे जो है वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में। तो वो बगैर फ्यूल की गाड़ी चल रही थी ना, वो फिर आगे जाके बंद हो जाती है या कोई भी इशू होता है। इसी तरह मार्केट में होता है कि जब वॉल्यूम नहीं ना होता और लगातार मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिखा रही होती है तो वो डाइवर्जेंस बन जाती है। डाइवर्जेंस कैसे बनती है, डाइवर्जेंस इस तरह बनती है, ये मार्केट है, मिसाल ये मार्केट का मूव है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, जबकि वॉल्यूम क्या हमें बता रहा है कि वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो इस तरह है, कुछ मार्केट में वॉल्यूम इस तरह बन रहा है, मार्केट में वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है और जो मार्केट प्राइस है वो लग के नीचे आ रही है, यानी मार्केट में ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है जबकि वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने वॉल्यूम भी पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा, अब आप क्या करेंगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट की प्राइस तो नीचे आ रही है जबकि वॉल्यूम बता रहे हैं कि मार्केट की प्राइस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी पैसा आ रहा है मार्केट में। जब पैसा आता है मार्केट ऊपर जाती है। तो आप वेट करेंगे इधर ब्रेकआउट का। हम क्या करेंगे, हम इधर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, हम इधर ब्रेकआउट को वेट करेंगे। ब्रेकआउट एंड फेकआउट नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पढ़ेंगे और अदर चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, हम डाइवर्जेंस भी पढ़ेंगे। तो अगर किसी को टॉपिक की समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये डाइवर्जेंस है, ठीक है ना, इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, इसको आमतौर पर RSI डिवर्जेंस भी कहते हैं। इंडिकेटर है RSI, तो इंडिकेटर वगैरह मैं आपको बताऊंगा इसको चलाना कैसे। RSI को वैसे इंडिकेटर चलाते नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।